हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को। इसमें हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ेंगे, गुप्त वंश को देखेंगे। लगभग तीसरी सदी के आखिर तक में प्रयाग के कौशाम्बी क्षेत्र में एक वंश का उदय होता है जिसको हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। शुरुआत में या फिर प्रारंभ में ये जो है कुषाणों का सामंत था और बाद में धीरे धीरे ये फिर अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ये जो वंश था ये यूपी और बिहार के क्षेत्र में था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुद्रा और अभिलेख मिले इस वंश का वो प्रारंभिक जो भी अभिलेख और मुद्रा मिले वो यूपी में मिले, यानी कि बिहार से ज़्यादा यूपी गुप्ता डायनेस्टी के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये जो प्रारंभिक अगर इनके क्षेत्र की बात करें गुप्ता वंश का, तो मध्य गंगा का मैदान, प्रयाग जो कि इलाहाबाद का क्षेत्र था, और साकेत जो कि आज का अयोध्या है, और मगध तक इनका शासन स्थापित था। तो चलिए दोस्तों, गुप्ता वंश को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि इनका स्रोत क्या क्या है। इसके इतिहास को जानने का स्रोत में वही 3 स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उनसे हमें गुप्ता वंश का जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत में पुराण, जिसमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, स्मृतियाँ, साथ ही बौद्ध और जैन ग्रंथ से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि बहुत फेमस है समुद्रगुप्त के टाइम का, एरन अभिलेख, ये भी स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है उस टाइम का। उसके बाद मेहरुल में जो लौह स्तंभ है उनसे, और गुहालेख आदि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनसे हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। और विदेश यात्रियों की बात करें तो इसमें फहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, के शासनकाल में आए थे, हुएनसंग और इत्सिंग, ये कुछ विदेशी हुए जो जिनसे हमें गुप्ता वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गुप्ता वंश का जो संस्थापक थे या उसका जो वंश था गुप्त वंश का जाति को लेकर के कई मतभेद देखने को मिलता है। इसमें कोई इसको निम्न जाति का मानते हैं, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय और कोई ब्राह्मण मानते हैं। तो काशी प्रसाद जायसवाल इसे शूद्र या निम्न जाति के मानते हैं। वहीं रोमिला थापर और रामशरण शर्मा इसे वैश्य जाति के मानते हैं, वैश्य कुल के मानते हैं। ये रामशरण शर्मा वही रामशरण शर्मा है जिसका हम लोग अभी जो है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक फोटो लगा दे रहा हूँ उसका बुक का, आप देख लीजिएगा, वही रामशरण शर्मा है। और आरसी मजूमदार जो है इन्हें क्षत्रिय वंश का मानता है, और राय चौधरी और इसके अलावा और भी कई इसके समर्थक हैं जो इसे ब्राह्मण मानते हैं। तो इस तरह से इसका जो जाति है, इसके जाति को लेकर के अलग अलग इसका विचार है। उसके बाद आते हैं हम लोग श्रीगुप्त, जो कि इस वंश का संस्थापक माना जाता है। क्योंकि ये कुषाणों के अंडर में काम कर रहे थे, कुषाणों का सामंत था, इसलिए इसे सामंत के रूप में ही इन्होंने इसका स्थापना किया था, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का। और इसका जो शासनकाल था 240 ईस्वी से लेकर के 280 तक, यानी 40 साल का। और जो प्रभावती गुप्त के जो पुनः ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, और श्रीगुप्त को अधिराज के रूप में उसमें दिखाया गया है प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्र अभिलेख में। और उन्होंने महाराज का उपाधि धारण किया था, और यह जो उपाधि है महाराज का, यह सामंतों द्वारा लिया जाने वाला उपाधि था। इससे पता चलता है कि यह श्रीगुप्त जो है कुषाणों का सामंत थे। इत्सिंग के अनुसार मगध में मंदिर बनवाए थे श्रीगुप्त ने, और साथ ही 24 गांव को दान में दिए थे मंदिर बनाने के लिए। उसके बाद आते हैं इसका जो उत्तराधिकारी या सक्सेसर हुए वो था घटोत्कच, जिसका शासनकाल 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक है। यह जो इसने भी महाराज का उपाधि धारण किया था, यानी कि ये भी कुषाणों का ही सामंत था। और इसका जो क्षेत्र था वो मगध और उसके आसपास कई क्षेत्र में ये शासन किए थे। उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच का, वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि इस डायनेस्टी का, गुप्ता डायनेस्टी का प्रथम प्रतापी, योग्य और प्रसिद्ध शासक हुए। इसे इस वंश का, गुप्ता डायनेस्टी का वास्तविक
संस्थापक माना जाता है, रियल संस्थापक। और इन्होंने जो है वैवाहिक संबंध से अपने राज्य का या साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंध से उस वक्त का जो प्रसिद्ध लिच्छवी कन्या कुमार देवी से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और जो एक नेपाली थी, यानी नेपाल की रहने वाली थी, उनसे उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, और उनसे उसे वैशालिक जो क्षेत्र है वो मिल जाता है दान स्वरूप। और रामशरण शर्मा, जिसने कि इसे वैश्य जाति का मानते हैं, उसके अनुसार, रामशरण शर्मा के अनुसार वो इसे वैश्य जाति का मानते हैं। और ये जो लिच्छवी जो कन्या थी ये क्षत्रिय कुल की थी। तो इनका मानना है कि ये निम्न जाति के थे या क्षत्रिय उच्च जाति के थे, तो इनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने से प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होता है चंद्रगुप्त प्रथम का। और इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था, यानी कि इससे पहले जब हम लोगों ने देखा महाराज का उपाधि जो कि एक सामंती उपाधि था, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम पहली बार महाराज धीराज की उपाधि धारण करता है, जिसका अर्थ होता है किंग ऑफ किंग, यानी कि राजाओं का राजा। यहाँ से इस यह बात साफ हो जाता है कि ये सामंत नहीं थे कुषाणों का। और इन्होंने अपना एक संवत चलाया था, गुप्त संवत के नाम से जिसको हम जानते हैं, और यह 319 से 320 में ही चलाया। जब इन्होंने गद्दी पर बैठा था उसी वक्त इन्होंने एक संवत भी चलाया था। और इन्होंने जो क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना जो पुत्र था समुद्रगुप्त उसको गद्दी सौंप देता है, और गद्दी सौंप करके वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। चल देते उसके बाद जो समुद्रगुप्त जो कि 334 से लेकर के 380 तक शासन करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जो अशोक का जो नीति था उसका ये विपरीत नीति को अपनाया, यानी कि अशोक जहाँ पर अहिंसा और अनाक्रमण की नीति को का समर्थक हुआ कलिंग आक्रमण के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, वहीं समुद्रगुप्त जो है उसका विपरीत हिंसा और आक्रमण नीति को अपनाया अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। प्रयाग प्रशस्ति जो कि एक इसके जानकारी का गुप्ता डायनेस्टी के जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, पुरातात्विक साक्ष्य है। यह एक प्रशंसात्मक अभिलेख है, यानी कि यह जो अभिलेख है अशोक द्वारा ही सबसे पहले लिखवाया गया था, लेकिन बाद में इसको गुप्ता डायनेस्टी ने भी इस पर खुदवाए थे इस पर। तो इसके प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उन्होंने लिखा है इनके विजय अभियानों के बारे में, यानी कि ये प्रशंसा किया गया इसमें प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का। और उसमें यह भी कहा गया है कि समुद्रगुप्त को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, यानी कि वो जहाँ भी गए वो विजय हुए, और इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में इसे भारत का नेपोलियन कहा गया, कभी इसको हार का सामना नहीं करना पड़ा। अब बात करते हैं एरन अभिलेख। 510 ईस्वी का यह एरन अभिलेख जिसमें सती होने का प्रमाण मिलता है, सती का प्रमाण मिलता है, जो कि एक सेनापति था गोपराज, उसके स्त्री का सती होने का प्रमाण मिलता है। और इसी एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को बताया गया है, काफी दानी बताया गया है। कहा जाता है कि जब समुद्रगुप्त खुश होते थे तो वो कुबेर के समान, और जब वो रुष्ट होते थे तो वो यमराज के समान हो जाते थे, यानी कि जब खुश होते थे तो कभी दानी होते थे, और जब रुष्ट होते थे तो वो बहुत बड़े दुष्ट बन जाते थे, यह कहा गया। इन्होंने उत्तर के 9 शासकों को और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया था। इनके द्वारा धारण किया गया उपाधि अश्वमेध कर्ता विक्रमांक थे, और इसे यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। यह जो है संगीत प्रेमी था, और इसका जो प्रूफ है, प्रमाण है, इनके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इसलिए इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये संगीत प्रेमी था जिसमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और ये विष्णु के उपासक थे। चलिए उसके बाद बहुत सारी किताबों में समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी का बात करता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करता है, लेकिन कुछ किताबों में रामगुप्त का भी विवरण मिलता है। रामगुप्त जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुए, वो औसत और अयोग्य शासक थे, यानी कि कुछ ही दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही गद्दी पर बैठा था। इन्हें रामगुप्त को शक राजा ने विवश किया था अपनी रानी ध्रुव देवी को सौंपने के लिए, तो ये तैयार भी हो गए थे अपनी रानी को सौंपने के लिए। और ध्रुव देवी के वेश में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शक राजा के पास जाता है और उसका हत्या कर देता है।
और बाद में फिर रामगुप्त का भी हत्या कर देता है चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी से शादी करके गद्दी पर बैठ जाता है। और फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका जो टाइम पीरियड 380 से लेकर के 414 ईस्वी तक रहा। और यह जो है गुप्त वंश का उत्कर्ष का काल था, यानी कि सबसे ज़्यादा विस्तार अगर कहा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही हुआ था। इन्होंने दो नीति अपनाया था, एक वैवाहिक नीति और एक साम्राज्य विस्तार यानी विजय का नीति। दोनों नीतियों को अपनाया था अपने राज्य के विस्तार के लिए। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह करवाया था वाकाटक नरेश रुद्रसेन से करवाया था। और जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो वो वाकाटक को अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। दक्षिण भारत का एक कुंतल साम्राज्य था, एक कुंतल राज्य था जो कि काफ़ी प्रभावशाली था। वहाँ से भी उनके वैवाहिक संबंध का प्रमाण मिलता है, यानी कि कुंतल साम्राज्य का पुत्री और गुप्त साम्राज्य का पुत्र के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था। और इस तरह से उन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार किया। और इन्होंने दो राजधानी बनाई थी, एक पाटलिपुत्र पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान आए थे, जिन्होंने एक बुक लिखा है फुकोओकी, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया कि उन्होंने सकारी का उपाधि धारण किया था, यानी कि शकों का शत्रु, जिसमें रुद्रसेन तृतीय को हराया था, पराजित किया था। और उस उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण किया था। यह जो विक्रमादित्य है सबसे अधिक फेमस या विख्यात विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ही हुए। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। साथ ही इन्होंने परम भागवत उपाधि धारण किया और इसका अन्य नाम या फिर उपाधि देवगुप्त भी मिलता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं। इसका जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सक्सेसर हुए वो था कुमारगुप्त, जिसका शासनकाल 414 से लेकर के 454 ईस्वी तक था। इन्होंने भी महाराज धीराज का उपाधि धारण किया, परम भट्टारक का उपाधि धारण किया। और सबसे ज़्यादा अगर गुप्त डायनेस्टी का किसी का अगर अभिलेख मिलता है तो वो कुमारगुप्त का मिलता है, यानी कि इसके 18 अभिलेख मिलते हैं, जिसमें से 13 शिलालेख और 5 ताम्रफलक मिलते हैं। इन्होंने ही कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और इन्होंने जो सिक्के चलाए थे वो कार्तिकेय प्रकार के सिक्के चलाए थे। और कुमारगुप्त थे वो उपासक थे। उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वो था स्कंदगुप्त, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का यह आखिरी शक्तिशाली राजा हुआ, जो गद्दी पर बैठने के साथ ही हुनों का सामना करना पड़ा और इन्हें से सफलता भी मिली। इसके जो अन्य नाम हैं स्कंदगुप्त के सक्रोपम तथा देवराय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक जो मौर्य वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उनका एक मंत्री पुष्यगुप्त ने जिस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उसका ये पुनरुद्धार करते हैं। और इससे पहले भी इस झील का एक बार पुनरुद्धार करवाया गया था। और ये स्वर्ण मुद्राओं में इसके स्कंदगुप्त का जो स्वर्ण मुद्रा था उसमें इसे विक्रमादित्य कहा, यानी कि इन्होंने भी विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। इस तरह से इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए उसमें पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, उसके बाद नेक्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। उसके बाद जो आखिरी शासक हुए इस वंश का वो था विष्णुगुप्त। और इस तरह से इस डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने गुप्त वंश का जो प्रमुख शासक हुए उनको देखा। अगले वीडियो में हम लोग इससे प्रशासन से जुड़े हुए और सामाजिक और जो आर्थिक और धार्मिक जो स्थिति था उस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।